इस वीडियो में क्लास 10th के सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इनमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से हैं, तो चलिए वीडियो में देखते हैं और समझिएगा कि ये प्रश्न को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है और कब कब पूछा गया है। उनका डिटेल आपको ऊपर में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है डेट लगा दिया है, इस डेट से आपको समझ में आएगा कि ये पूछा कब गया है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अब ये बताओ, भारत में आरक्षण महिला को कहाँ मिलता है? तो हम लोग बिहार के हैं। बिहार में देखना, जब भी पंचायत में इलेक्शन होता है तो महिला खड़ा होती है, इसका मतलब है बिहार में। और बिहार में कौन व्यवस्था में? पंचायती राज व्यवस्था में। और बिहार के जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें महिला को कितना आरक्षण मिला है? 50%। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। अब ये सांप्रदायिक जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी इलेक्शन आता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम किया जाता है, जाति पाति के नाम पे वोट लिया जाता है। तो सांप्रदायिक का मतलब होता है धर्म के नाम पे, जाति पाति के नाम पे। तो यहाँ पे धर्म है और जाति है, तो सांप्रदायिक का मेन कनेक्शन है धर्म। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है? अब रंगभेद का मतलब क्या? काला गोरा। ठीक है, कलर के आधार पे, यानी आपके फेस के कलर के आधार पे बांटने का काम। ठीक है, अब सोचो कि आपके चेहरे के कलर के अनुसार आपके साथ भेदभाव किया जाए तो कैसा लगेगा। तो ये जो लोकतंत्र के में रंगभेद के विरोधी नहीं थे वो थे जेड गुडी। ऑप्शन इसका डी सही है। अब इनको याद कर लीजिएगा। कैसे याद करिएगा? देखिए, रंगभेद, जिसको रंग से मतलब नहीं है कि आप काले हैं गोरे हैं उससे कोई फर्क नहीं है, तो ऐसा वही इंसान कर सकता है जो अच्छा हो। ठीक है, इसका नाम में भी लिखा है जेड गुडी, यानी कि गुड से गुडी बना। ठीक है, तो इनको याद करने का तरीका ये कि रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे? जेड गुडी। अगला है, भारत में समाज सुधार आंदोलन में किसका योगदान है? तो समाज सुधार इन द सेंस की समाज के लिए अच्छे काम करने में किसका किसका योगदान था? तो एक तो ज्योतिबा फुले है। ज्योतिबा फुले शिक्षा के ऊपर में काफी ज्यादा काम की थी, इनका फिल्म भी है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, ये भी देखिए संविधान लिखे हैं। इनके बाद है पेरियार रामास्वामी, ये भी धर्म के फील्ड में अच्छे काम किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, सत्ता में साझेदारी सही है। अभी इलेक्शन होता है तो इसमें सभी पार्टी जो है खड़े होते हैं। अब सभी पार्टी खड़े होते हैं, उसमें जीतते भी हैं अलग अलग पार्टी के लोग। क्यों जीतते हैं और जीतना जरूरी क्यों है बताते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, विविधता बढ़ाती है, एकता कमजोर करती है, देरी करती है और टकराव कम करती है। तो इसका राइट आंसर होगा टकराव कम करती है। अगर विपक्षी पार्टी नहीं होगा तो जो भी चाहेगा, जो जिसका सरकार है वो जो चाहेगा सो कर लेगा। तो यहाँ पे टकराव कम करती है। ऑप्शन डी सही है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? अब जो भी भाषा आपको बोर्ड पे दिख रहा है, श्रीलंका से याद रखिएगा सिंहली होगा। ठीक है, श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय है उसका भाषा क्या है? सिंहली। याद रखने का तरीका है, श्रीलंका में जब स्टार्ट करते एस से स्टार्ट होता है यानी 100 से, तो ये भी सिंहली वहां का भाषा है। अगला सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी पूछेगा तो दिल्ली, अब वित्तीय राजधानी मुंबई। अब मुंबई कैसे याद रखेंगे वित्तीय राजधानी? तो जहां सबसे ज्यादा पैसा हो, तो मुंबई में फिल्म एक्टर सब रहते हैं, फिल्मी एक्टर सब, तो इसका मतलब पैसे वाले हैं। तो पैसा वाला कहा? मुंबई में। तो वित्तीय का मतलब होता है रुपया पैसा से इसका संबंधित है। ठीक है, तो ज्यादा पैसा वाला मुंबई में होगा। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अब संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इसमें ऑप्शन को पहले पढ़िएगा। लिखित संविधान ये संघ राज्य का विशेषता है। शक्तियों के विभाजन ये भी संघ राज्य की व्यवस्था है, विशेषता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकार बनती है अलग अलग स्तर का सरकार होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, फिर पंचायत में भी बनते हैं, तो अलग अलग टाइप के सरकार होते हैं, तो शक्ति बंटवारा होता है और संविधान भी लिखित है। अब अगला है एकहरी शासन व्यवस्था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका इन द सेंस की सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट तो अपने यहाँ भी किया, शक्ति विभाजन हो ये रहा है, संविधान है। अब विशेषता नहीं वाला पूछा थे, एकहरी शासन व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गो सरकार बनता है और वही जो कह देगा वही हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का सरकार बनता है। तो संघ राज्य की व्यवस्था क्या नहीं है? एकहरी शासन व्यवस्था। भारत में शक्तियों का विभाजन कितनी सूची में किया गया है? तो ये 3 सूची में किया गया है, याद रखिएगा। शक्ति का विभाजन कितनी सूची में किया गया है? 3 सूची में। पहला सूची का नाम है संघ सूची, दूसरा का राज्य सूची और तीसरा का समवर्ती सूची। तो भारत में शक्ति विभाजन कितनी सूची में किया गया है? 3। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में टोटल
8 केंद्र शासित प्रदेश है अभी के समय में। वर्तमान में पूछा गया तो वर्तमान में 8 याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में दिया गया? तो ये 73वां संशोधन में दिया गया था। ऑप्शन इसका बी सही है। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, कानूनी रूप से दर्जा कब मिला? तो 73वां संशोधन में। इनको याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो अभी जो पंचायती राज होता है इसका स्वरूप कैसा है? ऑप्शन पहले पढ़ो। ग्राम पंचायत अपने यहाँ होता है, पंचायत समिति ये भी होता है, जिला परिषद ये भी होता है अपने यहाँ। तो इसका मतलब इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अब इनको थोड़ा सा समझिए, आंसर तो याद कर लीजिएगा लेकिन टेक्निक भी याद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज सबसे ऊपर होता है कोर्ट के मामले में, तो उसका नियुक्ति कौन करेगा? जो देश में सबसे ऊपर है। देश में सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति देश में सबसे ऊपर होता है। इसको प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? प्रथम व्यक्ति। और जो देश का प्रथम व्यक्ति होगा इन द सेंस राष्ट्रपति, वही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, वो भी कहाँ का? सर्वोच्च न्यायालय का। अगला सवाल, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहते हैं? अब नगर निगम होता है शहर में, तो उसको नगर आयुक्त कहते हैं। ऑप्शन डी, इनको याद कर लीजिएगा। अगला है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? अब ग्राम कचहरी इन द सेंस की गांव में लगने वाला कचहरी, गांव में जो प्रशासनिक सुनवाई किया जाता है। देखिए, गांव में कोई झगड़ा उगड़ा होता है तो हम लोग किसके पास पहुंचते हैं? सरपंच के पास। सरपंच निपटारा करता है, तो सरपंच जो होता है इसका प्रधान होता है। याद रखिएगा, कभी भी आपको किसी के ऊपर एफआईआर करना है तो एक बार सरपंच के यहाँ भी आपको आवेदन देना पड़ता है। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो सूचना का अधिकार जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। और सूचना का अधिकार जो है अधिनियम लागू कब किया गया? 2005 में। यही एक ऐसा है, आरटीआई बोलते हैं शॉर्टकट में, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि जिसके चलते आप किसी भी आदमी से जो सरकारी पद पे बैठे हैं उनसे आप हिसाब किताब ले सकते हैं। जैसे एक स्कूल का हेडमास्टर से आपको हिसाब किताब लेना है, आप जाएंगे, वो पैसे का हिसाब किताब आपको नहीं देगा, आप उनके ऊपर आरटीआई लगा दो, यानी कि सूचना का अधिकार के थ्रू आप उन पे जाके एक आवेदन दो, जो कि जिला में देना होता है या ऑनलाइन, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। आप जो भी सवाल मांगेंगे, सवाल पूछेंगे, उनका जवाब उसको देना पड़ेगा। तो इसकी आंदोलन की शुरुआत हुआ था राजस्थान से और लागू कब हुआ? 2005 में। याद रखिएगा। अगला सवाल है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका पार्टी का गठन हुआ था 2003 में। 3 कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी में। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था? 2003 में। अगला सवाल है, गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? अब गठबंधन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक दल मिलकर आपस में सरकार बनाएगा। अब सोचो कि एक सरकार बनाने में 2 या 2 से अधिक दल आपस में है, मिला हुआ है, अलग अलग पार्टी मिला हुआ है, तो कोई भी फैसला लेगा तो वो अलग खींचेगा, ये अलग खींचेगा, कहेगा ना ये नहीं करना है, वो बोलेगा ये नहीं करना है। ऐसे में क्या होगा कि जो भी फैसला एक आदमी ले रहा था, एक आदमी नहीं लेगा, सब मिल के लेगा। तो पकड़ क्या हो गया? तो मजबूत होना था या तो ढीला। अकेले आदमी फैसला करता तो मजबूत होता, 2-3 लोग मिल के अलग अलग पार्टी कर रहा है, जिसका मतलब है कि पकड़ कैसन है? ढीली है। 2 ऑप्शन हो सकता था, बाकी कुछ करना नहीं है। तो गठबंधन की सरकार की जो प्रशासन पे पकड़ होती है, कैसी होती है? ढीली होती है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? अब राष्ट्रीय दल नहीं है, इसमें ऑप्शन है कांग्रेस, तो कांग्रेस राष्ट्रीय दल है। बसपा, ये यूपी में जो है इसके अखिलेश यादव, नहीं, तो ये भी उसका क्या कहते हैं? राष्ट्रीय दल है। लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका क्या कहते हैं अध्यक्ष कौन है? अभी अध्यक्ष है इसका चिराग पासवान। कौन है? चिराग पासवान। और भाजपा आपको पता है, बीजेपी, तो ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, जो चिराग पासवान का पार्टी है ना, क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी, ये अभी जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इसको एलजेपी भी कहते हैं शॉर्टकट में। अगला है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? अब बोलीविया में जनसंघर्ष यानी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? वहां ये हुआ था कि पानी का रेट बढ़ा दिया था, पानी को निजीकरण कर दिया था, महंगा कर दिया था। तो पानी की कीमत में क्या हो गया था? वृद्धि, इसीलिए वहां पे आंदोलन हुआ था। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन। याद रखिएगा, राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले कहां पड़ा था? ब्रिटेन में। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? तो इसको सिंपल याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। कैसे याद रखिएगा बताते हैं। जब ताड़ी पीता है तो लोग नशे में अंधा हो जाता है, ताड़ी में नशा होता है,
तो ताड़ी पीने से लोग नशे में क्या हो गए, अंधे हो गए, इसीलिए शुरुआत क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में। तो याद रखने का टेक्निक है ये, बट अगर आप याद डायरेक्टली कर सकते तो कर लीजिएगा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश। चिपको आंदोलन के प्रणेता तो सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन इसका बी सही है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, जिसमें पेड़ कटने से बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। अगला सवाल है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। देखिए 1975 में क्या हुआ था, देश में आपातकाल लागू हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। यानी कि देश का सारा जो पार्टी है या फिर जो भी सरकार थे उनका जो शासन था खत्म हो गया था, उनका कोई जोर नहीं चलने वाला था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था देश में, आपातकाल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका ए। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। अब कैसा है, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, तो इनमें से सभी। अब याद एक चीज और रखिएगा, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है, ऐसा किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। याद रखिएगा कौन कहा था, अब्राहम लिंकन ने। और लोकतंत्र जो है लोगों का शासन है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए। क्यों, क्योंकि हम इसमें वोट देकर जो है सरकार चुनते हैं, फिर वही हम पे क्या करते हैं, शासन करते हैं। अगला सवाल देखो, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो किस टाइप का सरकार होगा कि चुनाव जो है नियमित होगा, तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक सरकार में जो चुनाव है नियमित रूप से होगा। अगर राजा होगा, सोचो राजतंत्र यानी राजा होगा, क्यों इलेक्शन कराएगा, तो राजा रहेगा ही। तानाशाही वो क्यों कराएगा, जैसे किम जोंग नाम सुने होंगे, ये कहाँ के हैं, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया के हैं, तो वो क्यों इलेक्शन करवाएंगे। गैर लोकतांत्रिक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अपना देश जो लोकतांत्रिक है, यहाँ पे इलेक्शन होता है यानी चुनाव होता है। अगला है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। अब लोकतंत्र की सफलता, जैसे इलेक्शन होता है, ये कब निर्भर करेगा, जब लोग विवेकपूर्ण सहभागिता करेगा, यानी सब लोग मिलकर वोट देंगे, तब जाके जो है लोकतंत्र सफल होता है। अगर बाकी चीज है इनमें से कोई पे सफल नहीं होगा। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, लोगों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की उपलब्धि के मार्ग में बाधा क्या है। अब लोकतंत्र की उपलब्धि के मार्ग में बाधा बताना है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन पहले पढ़ लो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशिक्षा। अब लोग ज्यादा समझते नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम में जो पैसा दिया उसको वोट दे दिए, जो लंबा चौड़ा दावा किया उनको वोट दे दिए, लेकिन हम लोग पढ़ल लिखल को नहीं उठा के लाते हैं। ऐसे लोगों को चुन के लाते हैं जो इलेक्शन के टाइम में तुम लोग को खिला पिला दिए, जीत गए एक बार, तुमसे कोई मतलब नहीं। ये किसके वजह से हो रहा है, अशिक्षा की वजह से। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम होता है इसमें से अलगाववाद, यानी कि आप बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। ठीक है, लोकतंत्र की मार्ग के सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो जातिवाद एवं क्षेत्रवाद, जागरूकता। तो इसका राइट आंसर है जातिवाद एवं क्षेत्रवाद, ये सबसे बड़का बाधा है। लोग यहाँ वोट किस पे करते हैं, जाति पे, कि चलो हमारी जाति हम वोट दे देते हैं, अच्छा हमारे एरिया का आदमी है हम इसको वोट दे देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि वो सही करेगा कि गलत करेगा, बस जाति और क्षेत्र के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, वोट दे देते हैं। दुनिया के लगभग कितने देश में लोकतंत्र है, तो टोटल 100, याद रखिएगा दुनिया के लगभग 100 देश में लोकतंत्र है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व महिला की भागीदारी कितना था, तो 10% था। ये भी याद रखिएगा कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले महिला की भागीदारी कितना था, 10%। अगला सवाल है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। एक बार ऑप्शन पढ़ो, आंसर समझ में आ जाएगा। ग्राम पंचायत, अपने यहाँ पंचायत भी होता है, समिति भी होता है और जिला परिषद भी होता है, क्या नहीं होता, राज्य परिषद। तो ऑप्शन इसका डी सही है। ये पूछा था भाग नहीं है, तो भाग कौन नहीं है, डी, राज्य परिषद। भारतीय लोकतंत्र है, पहला ऑप्शन है सफल लोकतंत्र, दूसरा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होगा वहां पे, तो ए और बी दोनों सही है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है भारत है, यहाँ का संविधान भी सबसे बड़ा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी, तो सी इसका सही हो जाएगा। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो ये स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन इसका सी याद रखिएगा। प्रत्यक्ष क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नियम कानून बनते हैं उसमें लोग भी भाग लेते हैं। हमारे यहाँ नियम कानून कौन बनाता है, जिसको हम लोग चुनाव में जिताते हैं वो बनाते हैं, वो पास करते हैं बिल, जो भी उसको नियम बनाना वो पास करते हैं। हम लोग को गलत लगता है तो हम लोग आंदोलन करते हैं, सही लगता है चुपचाप रह जाते हैं। आंदोलन कई बार करने के बाद भी जो ठान लिया वही होगा, नियम बन गया तो बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस देश में स्विट्जरलैंड में
कि लोग की भी सहमति होना चाहिए, आम नागरिक भी सहमति करते हैं तब जाके कुछ बनता है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम कब बना? तो ये 1990 में बना था, ऑप्शन डी याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? 1990 में। संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ, संघीय राज्य, अर्धसंघीय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। कहाँ पर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि यहाँ कितने राज्य हैं? 28 और 8 जो है केंद्र शासित, तो ये इनको मिला के क्या कहलाएगा? राज्यों का संघ। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन बिहार के महान दलित नेता थे? तो बिहार के महान दलित नेता, अब देखिए इसके नाम में राम लगा हुआ है, याद रख लीजिएगा, जगजीवन राम। ठीक है, दलित शब्द इस्तेमाल किया गया तो जगजीवन राम याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान मिला है? तो टोटल 22 भाषाओं को मिला है। ऑप्शन इसका बी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। अब नर्मदा क्या है? नदी है। क्या है? नदी। तो नदी का संबंध किससे होगा? पर्यावरण, भ्रमण, शिक्षा या उर्वरक? तो नर्मदा जो नदी है इसका संबंध होगा पर्यावरण से। ऑप्शन ए सही है। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो इसके क्या कह सकते हो नेता जो थे वो मेधा पाटेकर थे, ये भी याद रखिएगा, मेधा पाटेकर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो ये बताया ही थे स्टार्टिंग में, कब लागू हुआ था? 2005। और कहाँ हुआ था? सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 42 होना चाहिए। नगर निगम में वार्ड की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए? 42। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 में हुआ था। कहाँ पे ऑप्शन है? 15 नवंबर 2000। ऑप्शन सी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये बिहार से अलग जो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, तो अटल बिहारी वाजपेयी। कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो कुल 543 सीट है, याद रखिएगा। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितनी सीट है? 543। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुआ था। ऑप्शन इसका ए सही है। इनसे एक और सवाल बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम थे, याद रखिएगा। और स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो कांसी राम है। ऑप्शन इसका बी सही है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? कांसी राम। मेधा पाटेकर या पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है किससे? नर्मदा बचाओ से। अभी स्टार्टिंग में बोले ही थे हम। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं हुआ था 2014 में। ठीक है, 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2014 में। अगला सवाल देखते हैं। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो वोट देने के लिए मिनिमम एज कितना होता है अभी के टाइम में? जब वोट आपको देना है तो मिनिमम एज 18 साल, तो 18 वर्ष। इसका ऑप्शन बी सही, सॉरी सी सही है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने टोटल कितने ऑब्जेक्टिव देखे? 50। और ये 50 ऑब्जेक्टिव को अगर आप याद कर लेते हैं तो इनमें से 70% क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन अगर नहीं होता तो एक बार लिख लीजिएगा और डायरेक्ट उसके नीचे आंसर लिख लीजिएगा। और इनकी तैयारी करिए अच्छे से। सोशल साइंस में 80 नंबर का एग्जाम होता है, तो कोशिश करिए कम से कम 70 प्लस आपका है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर फीडबैक दीजिएगा और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।